तो मैं जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, और ये भी अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। हर बार परीक्षा में द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और इसके प्रश्न को सीखेंगे, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये भी एक पॉलिनोमियल है और द्विघात है, मैंने डिस्कस भी किया था। अगर कभी भी कोई समीकरण, ध्यान से देखिएगा, रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर सारे a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबकी सब वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हो, a नेवर बी इक्वल टू 0, a कभी 0 ना हो, हैविंग टू सोल्यूशन, इसके दो हल हो, ठीक है, दो सोल्यूशन हो, ऐसे किसी भी समीकरण को हम, और दो क्या मतलब x क्या यहाँ पर वेरिएबल हो, तो ऐसे किसी भी समीकरण को हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक मैंने कहा कि इस रूप में लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx। अच्छा, एक बात है, दो सोल्यूशन क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समीकरण की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, समीकरण की डिग्री 2 होती है। एक ऐसी सिचुएशन है जो सिचुएशन दो चरों पे आधारित रैखिक समीकरण से भी हल हो सकती है और द्विघात समीकरण से भी हल हो सकती है। दो चरों के रैखिक समीकरण पर आधारित, मुझे लग रहा है 7th 8th क्लास में अगर हम लोग थे तो कहा जाता था पिता की आयु पुत्र की आयु का योग फला है, ये पिता की आयु को इतना बढ़ाएं और पुत्र की आयु इतना घटाएं। तो दोनों में ऐसे कुछ डिस्कशन पर बेस क्वेश्चंस होते थे। तो हम लोग दो प्रकार से हल कर सकते थे, जैसे कहें कि पिता और पुत्र की आयु का योग 60 साल है, तो हम लिख सकते थे कि माना पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है, तो x प्लस वाई बराबर 60। दूसरी कंडीशन से एक और समीकरण बनाते, दो समीकरण की मदद से हल करते, या तो हम कहते कि अगर पिता की उम्र x है तो पुत्र की उम्र, क्योंकि योग 60 है तो 60 माइनस x है, मतलब एक ही वेरिएबल का उपयोग करके समीकरण हल किया जा सकता था। जब एक वेरिएबल का उपयोग करके करोगे, दो मान निकालने हैं, तो द्विघात की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दो वेरिएबल की मदद से हम उसी कंडीशन को दो बार सेट करके करेंगे, दो चरों या रैखिक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। आराम से दोनों कंडीशन हम मैच करा सकते हैं। क्लियर है? तो यही बातें हैं। अब आप इसको समझिए, ध्यान से देखिए। कोई भी समीकरण अगर इस रूप में लिखा है, जैसे मैंने एक लाइन लिखा, एक शब्द, इसके मीनिंग आप जानते हैं, यहाँ पर वेयर आल फॉर आल, जैसे ये लिखा जाता है आल। कभी हम किसी ग्रुप के बारे में बोले कि वह कैसा है, तो अपोजिट ए लिख कर दिखाया जाता है, जो ये आर फॉर आल बताया जाता है। फॉर सम के लिए एक सिंबल होता है ऐसे, जैसे कुछ, जैसे हमसे कहा जाता है उल्टा ई लिख दीजिए, फॉर सम बिलोंग्स टू, अगर हम कहते रियल नंबर है जिसमें कुछ ही एक्स ऐसे हैं, कुछ ही एबीसी है, तो उसके लिए सिंबल होता है एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एज नॉट इक्वल टू 0, दो सोल्यूशन होते हैं, डिग्री 2 होती है। अगर हम किसी समीकरण को पहचानना चाहें, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आपके पास है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये सब समीकरण जितने भी हैं वो सब आपके द्विघात हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, ये सब के सब क्वाड्रेटिक है। जैसे अगर हमने लिख दिया कि 2x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात नहीं है क्योंकि ये लीनियर है, ये रैखिक समीकरण है। एक वेरिएबल के द्विघात में दिमाग में इतना जरूर रखिएगा, जैसे मैंने केवल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लिख दिया तब भी वह द्विघात ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 लिख दिया तब भी द्विघात है, एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 9x लिख दिया तब भी यह द्विघात है। तो द्विघात मतलब वेरिएबल की जो डिग्री हो, पावर हो, हाईएस्ट पावर हो, वो हमेशा 2 हो, तभी आपकी जो है वह समीकरण आपका द्विघात या क्वाड्रेटिक बोला जाता है। इतनी चीजें हमको, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम समीकरण को पहचान पाएं कि वह समीकरण हमारा द्विघात है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो आप इससे किसी समीकरण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग रिमाइंडर में पढ़ के आए कि अब अगर हम किसी द्विघात को हल करेंगे, किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, तो उसका एक रूट आएगा, जैसे उसमें हम लोग करते थे, जो उसका मान होगा। हालांकि क्लियर है कि इसमें मान 2 होते हैं, मतलब 2 वैल्यूज इसमें इसको संतुष्ट करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो आगे देखिए हमको पढ़ना क्या क्या है, इसको समझिए। इसमें सबसे पहले हमको डिस्कस करना है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरण इसका कैसे हम हल करते हैं, कैसे मान निकालते हैं। दो मेथड इसमें मेन होते हैं जिसकी मदद से हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि।
और दूसरा होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य का जो नियम होता है उसकी मदद से भी हम समीकरण को हल करते हैं। इसको बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर से प्राप्त होता है और बाई कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग फाइंड करते हैं। श्रीधराचार्य जी का नियम जो है उसकी मदद से भी हम समीकरण को हल करते हैं। समीकरण की अपनी कुछ स्थिति होती है कि कोई कोई समीकरण प्रॉपरली फैक्टराइज हो जाते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाइड होता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है या होता है, दोनों की सिचुएशंस के लिए जो श्रीधराचार्य का मेथड है वो एप्लीकेबल है, उससे हम हल कर लेते हैं। इसके लिए हमें समीकरण को कंपेयर करना पड़ता है अपने जनरल इक्वेशन से ax² + bx + c के रूप में। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्थिति है, हमने लिखा कि x² + 5x + 6 है बराबर 0 है। हाँ बराबर 0 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और मुझसे कोई कहे इसको हल करो, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका जो है हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आपको अगर फैक्टराइजेशन से इसको हल करना है अर्थात गुणनखंड विधि से, तो हम इसको देखिए गुणनखंड विधि से कैसे हल कर पाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण है x² + 5x + 6 बराबर 0 उसको उठाते हैं। ठीक है, और सुनिए अब हम क्या करेंगे कि इसका जो लास्ट, क्योंकि हमारा जो समीकरण मेन होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप में समीकरण अपना होता है। हम कंपेयर करते हैं, जो लास्ट वैल्यू c होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ x² अर्थात x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 6 का हम ऐसा 1 से जब गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिसका जो जोड़ या घटाव हो 5 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, और 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 2 + 3 x + 5 6 बराबर 0। तो आप x² कॉमन कर लीजिए, ऐसे रहने दीजिए, इसको लिखिए 2x + 3x + 6 बराबर 0। अगर हम x कॉमन कर ले तो x + 2 कर दीजिए, +3 कॉमन कर लीजिए तो x + 2 कर दीजिए, x + 2 दोनों से कॉमन करिए और यहाँ पर x + 3 हो जाएगा, बराबर 0 करिए। अब 2 गुणनखंड बन गए। 2 गुणनखंड से देखिए 2 मान भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, एक तो लिखें x + 2 बराबर 0 और एक लिख दे x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -2 आएगा और यहाँ पर x बराबर -3 आएगा। तो x के देखिए 2 मान आए, एक तो -2 आया, दूसरा -3 आया। इस प्रकार से हम दोनों के मान हम मतलब 2 मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अपने सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पे आप प्रॉपरली फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें इसी प्रश्न से ही हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला हमें कोई डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे करने को कर सकते हो। कि कैसे फार्मूला बना वो भी क्लियर है, उसका भी प्रोसेस है और उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन इसकी अभी हमें कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ रही है। तो समीकरण अगर अपना ax² + bx + c बराबर 0 है, तो हम x को फाइंड करने के लिए लिखते हैं -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अर्थात इसको 2 पार्ट में सेपरेट किया जा सकता है। अब क्या क्या, एक तो लिखा जा सकता है -b + √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, एक तो ये हो गया। दूसरा -b -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a कर दीजिए। 2 तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई समीकरण जैसे अपना था वो वाला जो भी हम करे हैं, कौन सा लिखा था हमने, x² + 5x + 6 बराबर 0। अब यहां से देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान देखो कितना होगा, 1 होगा, b का मान कितना होगा, 5 होगा, और c का मान 6 होगा। ठीक है, तो आप देखो x का मान निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -b -5 + √b² मतलब 5 का स्क्वायर -4ac 1 × 6 अपान 2 × a, 2 × a मतलब 2 × 1, तो हो जाएगा -5 + √25 से 24 निकलेगा, 1 आएगा, बटा 2 कर दीजिए। 2 पार्ट में इस चीज को ब्रेक करा जा सकता है। -5 क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, +1 डिवाइड बाई 2 और -5
-1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप देखो -2 प्राप्त करेंगे और यहाँ से -3 प्राप्त करेंगे। दो आंसर देखिए तब भी उसी तरह से बनकर आए। तो समीकरण हमारा हल हो जाएगा इन दोनों मेथड से, चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे आप श्रीधराचार्य के फार्मूले की मदद से करिए, दोनों की तरह से समीकरण आपका इजीली हल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कभी भी कोई द्विघात समीकरण हल करिए, देखिए कंडीशन अगली चलते हैं। हमारे पास एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने जब इसका सोल्यूशन किया तो सोल्यूशन करने पर हमें दो मान प्राप्त हुए, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का मान है बीटा। मतलब जो इसके हल हैं, जो रूट हैं, दे आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों रूट हैं। अभी जैसे -2 and -3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा रिपीट कर दें, एक बार देख लीजिए। आप समीकरण को पहले कंपेयर करो, किसके रूप में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपका समीकरण अगर ax² प्लस 5x प्लस 6 है तो x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और लास्ट टर्म c होगा। a का मान देखो 1 लिखा, यहाँ से b का मान 5 लिखा और c का मान 6 लिखा। इस सूत्र पर रख दीजिए लाके। इस सूत्र देखिए दो पार्ट में चीजें ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो प्लस माइनस लगा उसके बिहाफ पर, तो प्लस एक बार लेके चलेगा इस पूरे कैलकुलेशन को और माइनस लेकर चलेगा, दोनों मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मेरा ये बताने का सेंस है कि कभी भी कोई समीकरण है उसके दो रूट तो कंफर्म हो गए, द्विघात है तो उसके दो हल हैं निश्चित तौर पे। मान लीजिए एक का नाम अगर अल्फा है, दूसरे का नाम अगर बीटा है, तो हम इन दोनों के सम को डिसाइड कर सकते हैं। इसको कहते हैं सम ऑफ रूट, अर्थात हम कहेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, इनका योग बता सकते हैं बिना किसी समीकरण को प्रॉपर हल करे। इसके लिए देखो अल्फा प्लस बीटा, अगर हमें इनका जोड़ करना है तो इट इज -b/a। माइनस क्या होता है, b/a। अगर हमें समीकरण के मूलों को जोड़ना है दैट इज -b/a। इसी प्रकार से एक होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा आपका c/a। समीकरण को हम देख करके उसके कोफिशिएंट को ले करके हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने जिस समीकरण का उपयोग किया है उससे आप वेरीफाई भी कर पाएंगे। आपने समीकरण लिया था ax² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 ना। जब आपने इसको प्रॉपरली कंपेयर किया था बाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये क्लियर हुआ था कि a का मान 1 होगा, b का मान 5 होगा और c का मान 6 होगा। ऐसे कंपेयर कर लिया था। अब मान लीजिए मुझे करना है अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल। तो आपने हल किया था तो हल कितना हुआ था बताएं। हाँ जी, हल किया था तो कितना हुआ था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा के मान कितने आए थे, -2 और -3। अगर हम इस समीकरण को सॉल्व किए थे तो इसके मूल आए थे, एक तो आपका -2 आया था, एक -3। अगर जोड़ के देखिए तो -5 आना चाहिए जोड़ने पर। आप अपने सूत्र से देखिए लिखा है -b/a, तो b का मान 5 है और a का मान 1 है, अर्थात देखो -5 आया। कितना आया, -5। अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे करना है तो रूल क्या है, c/a। थोड़ा प्रोडक्ट करके देखिए, दोनों का गुणा करिए, 2 गुणे 3 6 होगा। हम c का मान देखें 6 है और a का मान 1 है, तो ये मान 6 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कोई भी समीकरण रहेगा उसको देखकर आप बता सकते हैं कि उसके मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। एक एग्जांपल आप कर लीजिए फटाफट। मैंने कहा कि मेरे पास एक समीकरण है x² प्लस √3x प्लस √3। बताइए इनके मूलों का योगफल प्लस गुणनफल दोनों बताना है। 2√3 इसको कर देता हूं। हाँ चलिए, अब आप इसका अल्फा प्लस बीटा करो, मूलों का योगफल बताइए और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल होगा रूल के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। आप सबसे पहले कंपेयर कर दीजिए इसको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना होगा बोलिए, a का मान 1 होगा, b का मान √3 होगा और c का मान 2√3 होगा। कंपेयर करने से, क्योंकि x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक b है और x का गुणांक यहाँ पर √3 है और c आपका c है और c की जगह पे 2√3 है।
इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब माइनस बी बाई ए आप सोचिए कैसे किया जा सकता है, वो दोनों अलग अलग है भाई। अब यहाँ पर माइनस बी मतलब √3 बटा कितना कर दें 1 है, तो इसका मान हो जाएगा -√3। प्रोडक्ट देखो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए, तो सी बाई ए का मतलब कितना हो गया 2√3 है और यह 1 है, तो दैट इज 2√3 ए प्रोडक्ट हो गया। तो आप देखकर समीकरण को फिक्स कर सकते हैं कि उसका मूलों का योगफल अर्थात सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू हो जाएगी इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक अगली सिचुएशंस पर आते हैं। हम इस बात के लिए तो कन्फर्म है कि हमारे पास अगर एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वी हैव अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, और इसके मूलों का योग क्या है, मूल कितने अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स क्या है बताइए, रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा है, ठीक है ए। तो हम क्या क्या सोच सकते हैं आप मुझे बताइए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनका सम सोच सकते हैं, इनका प्रोडक्ट सोच सकते हैं, इनका सम सोच सकते हैं, इनका प्रोडक्ट सोच सकते हैं। तो हम इन्हीं के बिहाफ पर, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, इन्हीं के बिहाफ पर हमको कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाएगी, इनको रूट दिया रहेगा और हमसे कहा जाएगा समीकरण निकाल दो कि व्हाट वाज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या था, वह समीकरण क्या था, ठीक है। रूट दे करके समीकरण पूछ लेगा आपसे। अगर मूल हमारे देखिए, जैसे इसका दो तरीका है कि हमें रूट दिए हैं सिंपली और हमसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन इन द टर्म ऑफ एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में, जिसके फॉर्म में कहेगा उसके फॉर्म में हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम इसको मेंशन करें लेट द एक्स विल बी अल्फा एंड एक्स विल बी बीटा, भाई एक्स के ही दो मान है अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से ये तो रूट है, और अगर इसको फैक्टर के रूप में बनाए तो एक्स माइनस अल्फा, एक बनेगा आपका एक्स माइनस अल्फा और दूसरा बनेगा एक्स माइनस बीटा। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है, इक्वेशन अगर हमें समीकरणों की मदद से बनाना है तो इक्वेशन क्या होगा, अगर हम एक्स के रूप में बनाना चाहते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ए नियम हो जाएगा। देखिए आप यहां से करके देख सकते हैं, जो ये बनकर आ रहा है याद करने के पर्पज से, ये इसी से बनकर आया है कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना था, तो यहां से बनकर के समीकरण आपका बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो कंफर्म होगा, आप चाहे तो उसका प्रोडक्ट करके देखो ऐसे ही बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको ही याद कर लीजिए डायरेक्टली कि क्या क्या x² माइनस सम ऑफ रूट्स, देखिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अर्थात x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इंटू x हो गया। गुणनफल इंटू नहीं, x नहीं, केवल गुणनफल। अब जैसे मान लीजिए आपको, हम जिस समीकरण को एक लेके चल रहे हैं बेस बना के, उसी पे सब समझते हैं। मैंने एक समीकरण आपसे कहा था, क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपका क्वाड्रेटिक था। मैंने इसको हल किया था तो x का मान कितना आया था, x का मान आया था एक -2 और दूसरा आया था -3, दो मान आए थे, एक को अल्फा बोलो दूसरे को बीटा। मान लीजिए हमको समीकरण बिल्कुल पता ही नहीं है, हमें इसकी जानकारी कुछ नहीं है और केवल अपने को ये दे दिया जाए जिससे हम डिसाइड करना है, मुझे ये बताना है कि समीकरण क्या होगा। तो मैंने इसका तरीका ऐसे बताया कि आप ऐसे सोच लो कि अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है -3। यहाँ पे आप अल्फा +2 लिख सकते हैं और यहाँ पर बीटा +3 लिख सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, अल्फा नहीं, अब अल्फा बीटा अलग अलग चीज है लेकिन है तो दोनों मान एक्स के ही, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। उस रूप में अगर आप सोच रहे हैं, या तो ऐसे सोचिए सिंपली जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों एक्स के मान है, भले ही एक अल्फा है दूसरा बीटा है लेकिन है तो दोनों मान एक्स के। तो आप x बराबर लिखो -2 और x बराबर लिखो -3, अर्थात x प्लस एक 2 बनेगा, दूसरा x प्लस क्या बनेगा 3 बनेगा। दोनों का प्रोडक्ट करिए आपको वही मिल जाएगा, करके देख सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि आपको जब कभी भी आपको अगर मूलों की मदद से आपको समीकरण निकालना है, इक्वेशन फाइंड करना है,
तो रूल क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये नियम है। सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, सम मतलब मूलों का सम और प्रोडक्ट मतलब आप समझ रहे हैं मूलों का प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर, अब मूल आपको पता ही है, इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बोलिए, तो लिखा ही है साफ साफ -5 होगा, जोड़ दीजिए, और प्रोडक्ट क्या होगा 6 होगा, 2 गुणे 3 -2 गुणे -3, तो यहां पर सम क्या होगा बोलिए -5 इंटू एक्स प्लस 6। आप इसको करिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x कर दीजिए प्लस 6, देखिए समीकरण बन गया कि नहीं। आपको इस तरह से मूल दिए जाएंगे और समीकरण आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में इन मूलों के लिए कौन समीकरण होगा, तो आपको इस पैटर्न का उपयोग करना चाहिए, कि आपको समझना चाहिए कि पैटर्न होता है, इसी बिहाफ पे हम डिसाइड कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक है x के 2 मान हैं, x के 2 मान हैं, एक है आपका 1/3 और एक है 3, ठीक है। इन दोनों की मदद से आपको समीकरण बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अगर मेरे पास x के अर्थात मूलों के 2 मूल हैं मेरे पास किसी द्विघात समीकरण संबंधित, एक है 1/3 दूसरा है 3, इनसे संबंधित समीकरण अपना क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए, इसका सोल्यूशन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 1/3 प्लस एक्स 3, भाई नियम ये होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही नियम होता है, और इसी नियम के आधार पे मैं चल रहा हूं। देखिएगा इसी नियम के बिहाफ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 गुणे 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 9 1 10/3 होगा, 10/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब चाहे तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, या हम 3 नीचे देख रहे हैं ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 से इसमें गुणा कर दूं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं इसी समीकरण को। ये नियम होता है, जैसे माना जाता है कि यहाँ पर क्या है 3 है, एलसीएम बना लीजिए सबका 3 से इसमें गुणा करिए, 3 से इसमें करिए और 0 से भी करिए, खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन का द्विघात समीकरण आपके पास है। आपको ये समझना होगा कि आपको क्या क्या बता दिया मैंने, मूलों का योगफल बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, द्विघात समीकरण अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें बता दी। अब आगे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको समझिए, नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट अर्थात हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति, भाई मूल कुछ भी होगी तो हम उसको सोचेंगे कि वह समीकरण का हल है। जो समीकरण आपको दिया गया है, समीकरण क्या है, समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमसे कहा गया इनके मूलों का नेचर डिफाइन करो कि इनके नेचर कैसे हैं, इनकी प्रकृति क्या है, ये किस प्रकार की संख्या है। इसके लिए पहले इनके मूल बनाओ, क्या कैसे बनते हैं। इनके मूल ऐसे बनते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इस तरीके से इनका रूट फाइन होता है। इस समीकरण का हल है, सॉल्यूशन है, आपको पता है। इसमें मैंने आपको पहले से बता रखा है कि जहां पर इस समीकरण में ए बी सी मतलब जो तीनों जो कोफिशिएंट हैं जिनका उपयोग करके आप समीकरण को हल करते हो उस फार्मूले पे लाके, वो सब के सब बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो इसका सेंस है कि जब रियल का कैलकुलेशन रियल से होगा, जोड़ घटाव गुणे भाग के अंतर्गत, तो मान तो रियल ही आता है, ये तो हमें डाउट ही नहीं है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि रियल को हम ऐसी कंडीशन में लाके रख देते हैं कि वह रियल नहीं रह जाता है। कोई संख्या, आपको मैंने समझाया था नंबर सिस्टम में कि कोई संख्या जब रूट के अंदर हो, देखो कोई भी नॉर्मल संख्या जो वास्तविक संख्या है, अगर उसको आप जोड़ो घटाओ गुणा भाग करो कोई समस्या नहीं, हमेशा वास्तविक रहेगा वो। बट एक ऐसी स्थिति होती है रूट, जब हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड करते हैं तो वह संख्या इमेजिनरी बन जाती है। अपने पास एबीसी तीनों रियल थे, बट हमारे पास देखो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम बहुत नहीं है, बी है 2a है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है, जब इस रूट के अंदर इनको रखा जाएगा। अच्छा यहीं बीच में प्लस होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और ए बी सी के मान कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी,
तो इस कैलकुलेशन से हमें रिजल्ट क्लियर नहीं कि रिजल्ट आएगा क्या। ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। और जब ये पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तब तो यह इमेजिनरी बन जाएगा। आपको पता है काल्पनिक भाई, रूट अगर हम किसी नेगेटिव नंबर्स का निकालेंगे तो हमें काल्पनिक नंबर बनता दिखेगा। तो हम रूट के अंदर अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि रिजल्ट हमारा केवल पॉजिटिव आएगा या केवल नेगेटिव आएगा, कुछ भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, बढ़िया है, रूट हमारे वास्तविक है। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे, ये काल्पनिक बन जाएगा, और काल्पनिक को आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो काल्पनिक ही तो आएगा, इमेजिनरी ही आएगा। इसलिए इस मान को हम एक नया नाम ही दे देते हैं और उसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। यहीं पर एक नई चीज बनकर आती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट्स का हिंदी होता है विविक्तिकर। जो मान ऐसा था जिसकी वजह से इसको डी से डिनोट किया जाता है, और डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब वह मान जो रूट के अंदर है जिसकी वजह से हमारे समीकरण का नेचर, उसके हलों का नेचर ही बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी किसी एग्जाम में कोई द्विघात देकर के सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेता है, उसका विविक्तिकर बताओ क्या है। ठीक है, विविक्तिकर पूछ लेता है। मैंने कहा यह विविक्तिकर ही जिम्मेदार है कि समीकरण का रूट जो है, हल है, वह कभी काल्पनिक है तो कभी वास्तविक है, कभी आभासी है तो कभी वास्तविक है। काल्पनिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व है, तीनों ए बी सी रियल नंबर्स इन्वॉल्व है, इसमें बी भी है, ए भी है, सी भी है। दे ऑल आर अंडर द रूट बाई गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सो दे हैव ए स्पेसिफिक नेचर। उनका अलग से ही सिद्धांत है, अलग से ही कॉन्सेप्ट है, सो दे आर कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। उन्हीं को हम विविक्तिकर कहते हैं। अब कंफर्म हो गया कि हमारा जो रूट होगा उसका नेचर इन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और इनकी डिपेंडेंसी कुछ ऐसी बनेगी, इसके मैं 3 केसेस आपको दूंगा। अब यहां पर केसेस क्या हो जाएंगे उसको सुनिए। केसेस कुछ ऐसे हो जाएंगे कि इफ पहली डी अगर हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब आप सोचो कोई संख्या पॉजिटिव कब है, जब वह 0 है या 0 से बड़ी है। कोई संख्या पॉजिटिव कब है, जब वह 0 है या 0 से बड़ी है। तो अपने रूट क्या है पता है, रूट आर रियल। उस समय रूट कंफर्म है कि रियल है। रियल मतलब वास्तविक है, वास्तविक संख्या, आप सीधा समझिए वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है। इसमें अब देखो 2 स्थिति बन गई। एक स्थिति ये बन गई कि d इक्वल टू 0 हो सकता है और d ग्रेटर देन 0 हो सकता है। मतलब इस पूरे का मान हो सकता है 0 ही हो जाए, तो 0 हो गया तो इसका तामझाम समाप्त, खत्म, 0 का रूट करते रहो, क्या दिक्कत है। अगर 0 है तो कंफर्म है कि रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इक्वल। देखो रियल तो है ही है दोनों परिस्थितियों में, चाहे ए सिचुएशन हो चाहे सिचुएशन में, रियल तो कंफर्म है कि रियल है, मतलब वास्तविक है। बट वास्तविक में भी वो आपस में समान, अर्थात दोनों अल्फा और बीटा सेम हो जाते हैं। कब, जब ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्लस माइनस का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि 0 जोड़े घटाए कोई फर्क ही नहीं है, तो केवल माइनस b/2 ये द सोल्यूशन हो जाता है उस समीकरण का। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 से बड़ा कोई मान है, तो रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स आर अनइक्वल मतलब अलग हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। ठीक है, रूट्स क्या हो जाते हैं भैया, इक्वल मतलब समान और अनइक्वल मतलब असमान। आप जानते हैं, यहाँ लिख देता हूं नहीं तो किसी को प्रॉब्लम हो, कि इक्वल मतलब समान होता है और अनइक्वल मतलब क्या होता है, असमान होता है। अर्थात दोनों रूट आपके समान और असमान की स्थिति बनाते हैं। जब डी आपका 0 है तो रूट्स आपके रियल के साथ साथ इक्वल होते हैं, और रूट्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो रियल के साथ साथ आपका अनइक्वल होता है। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। अगर डी अपना, भाई कोई मान नेगेटिव कब होता है, कोई मान नेगेटिव तब होता है जब वह लेस देन 0 हो। मैंने कहा इफ डी इज लेस देन 0, तब यहां से कंडीशन ये हो गई कि रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी अर्थात रूट्स आपके इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, और रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, काल्पनिक, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ रहे मेरी बातों को, कि अगर लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं, अर्थात काल्पनिक हैं, आभासी हैं,
और अगर हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, दोनों में वास्तविक है, बट उसमें ग्रेटर में क्या होता है कि वास्तविक के साथ साथ दोनों अल्फा बीटा डिफरेंट होते हैं, और अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों अल्फा बीटा आपके सेम होते हैं। यही मेरा बताने का सेंस है। कोई भी समीकरण आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए एक समीकरण ऐसे दे करके, एक एग्जांपल देखिए, x² + x + 1 = 0। मुझसे कहा गया चेक वेदर द रूट्स आर, उनके रूट्स के बारे में पूछा गया कि इनकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले आप डी निकालो, विविक्तिकर, हो सकता है विविक्तिकर ही पूछे, तो आपको कंपेयर करना है सबसे पहले इसको ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान 1 है, b का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है। कंपेयर करो, a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 1 है, सब 1 है। कंफर्म है? तो d बराबर देखो √b² सॉरी नॉट अंडर b² - 4ac, b² - 4ac, b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1, अर्थात यह आपका 1 - 4 है, अर्थात यह -3 है, अर्थात यह -3 है। जो लेस देन क्या है, अब देखा हमने d इज लेस देन 0, d आपका 0 से क्या है, छोटा है। अगर d 0 से छोटा है तो कंफर्म है कि आपके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? रूट्स आर क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है रूट्स, क्योंकि d लेस देन 0 आ रहा है ना, तो रूट्स आपके इमेजिनरी है। कंफर्म हो गई बातें? और देख लीजिए एक एग्जांपल, मैंने कहा x² + 5x + 2 = 0। अब आप देख लो यहां पर भी कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0 से। x का मान, a का मान, a का मान आपका 1 है, b का मान 5 है और c का मान 2 है। d निकालो सबसे पहले, d जो b² - 4ac है, b मतलब 5² - 4 गुणे 1 गुणे 2, तो 5² मतलब 25 - 4 दूना 8, 17 8 25 होता है, 17 हुआ। ग्रेटर देन 0 है, इस समय रूट्स आर क्या हो जाएंगे बताइए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो अब बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, रियल के साथ साथ अनइक्वल है, मतलब वास्तविक तो है ही है, साथ साथ असमान है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जिससे कि आप पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक? चलो इतना ही याद रखो, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं प्रैक्टिस पर काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।